लास्ट लेक्चर में हमने सिंडिकेन्स और ग्लिपिकेन्स और इनकी शेडिंग की बात की थी, जिससे मैंने आप लोगों से कहा था कि इफ यू हैव ग्लिपिकेन्स एंड द सिंडिकेन्स अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपके पास दो डिफरेंट एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि इनकी एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। यानी आपका वो सेल अपनी सरफेस से प्रोटियोग्लाइकन को अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यहाँ पे शेड करना चाहता है, तो उसके लिए ये करेगा क्या, यहाँ पे आपके पास जो है एक एंजाइम अवेलेबल होगा जो कि कट लगाएगा, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज प्रोटीनेज। ये चीज डिस्कस की थी ना कि इस पॉइंट के ऊपर आपका जो कट लगाने वाला मॉलिक्यूल है इट विल बी अ प्रोटीनेज, और यहाँ पे आपके पास जो ये कॉम्बिनेशन है बिटवीन दिस एंकर एंड प्रोटीन, इस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए यू हैव अ डिफरेंट मॉलिक्यूल एंड द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज फॉस्फोलाइपेज। So these are the two different enzymes, phospholipase as well as proteinase, जो कि मिलके आपके पास यहाँ पे क्या करेंगे, इन कॉम्बिनेशन को ब्रेक करेंगे, दिस कॉम्बिनेशन एंड दिस कॉम्बिनेशन। शेडिंग की वजह से होता क्या है, लाइक ये तो हमने देख लिया कि आपके पास जो प्रोटीनेज या फॉस्फोलाइपेजेस हैं, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, यानी ये जो सेल के बाहर वाला मैट्रिक्स है जहाँ पे आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर प्रोटियोग्लाइकन्स की लोकल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। बट द क्वेश्चन इज के लोकल कंसंट्रेशन को इंक्रीज करवाने का मकसद क्या है? क्या सेल किसी किस्म का सिग्नल भेज रहा है दूसरे सेल को, या सेल जो है वो इनकी कंसंट्रेशन को ज्यादा करके किसी जो है वो पाथवे को रेगुलेट कर रहा है, जिसमें हमने ब्लड क्लॉटिंग की एक एग्जांपल ली थी। तो आज के लेक्चर में हम इस हवाले से इन फंक्शनल सिग्निफिकेंस को माइंड में रखते हुए इस चीज को देखेंगे कि वाई सेल अपनी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट प्रोटियोग्लाइकन को रेगुलेट करता रहता है। कभी उसकी कंसंट्रेशन सरफेस से ज्यादा कर देता है, कभी कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ज्यादा करता है। तो बच्चों, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को हेपारिन और हेपारिन सल्फेट में डिफरेंस क्लियर हो। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द स्ट्रक्चरल वेरिएशन बिटवीन हेपारिन एंड हेपारिन सल्फेट। हेपारिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो हेपारिन के स्ट्रक्चर में आपने दो कंपोनेंट्स अभी तक ऑब्जर्व किए। क्योंकि ये ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन है तो हमने ये चीज देखी है कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास एक एसिडिक शुगर होगी, और जो एसिडिक शुगर इस केस में आपके पास प्रेजेंट होती है, नेम ऑफ दिस एसिडिक शुगर इज आइडोयूरोनिक एसिड, आइडोयूरोनिक एसिड। जबकि दूसरी तरफ आपके पास जो सेकंड कंपोनेंट है इस ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन का, दिस इज एन अमाइनो शुगर। और हमने ये चीज डिस्कस किया है कि हमारे पास जो अमाइनो शुगर है जो हेपारिन हेपारिन के अंदर प्रेजेंट होती है, दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन 3 सल्फेट एंड 6 सल्फेट। यानी अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक तरफ आपका ग्लूकोज है जो कि हाईली सल्फेटेड है, और दूसरी तरफ आपका जो मॉलिक्यूल है दिस इज आइडोयूरोनिक एसिड। सिमिलरली अगर हम कंपेयर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हेपारिन सल्फेट, तो हेपारिन सल्फेट के स्ट्रक्चर में आपके पास लाइक हेपारिन सल्फेट और हेपारिन सल्फेट के स्ट्रक्चर में पहला डिफरेंस ये होगा कि आपके पास यहाँ पे जो एसिडिक शुगर होगी, दिस एसिडिक शुगर विल नॉट बी आइडोयूरोनिक एसिड, दिस विल बी ग्लूकुरोनिक एसिड। एसिडिक शुगर विल बी ग्लूकुरोनिक एसिड। और सेकेंड आपके पास डिफरेंस ये है कि अमाइनो शुगर होगी तो वही वाली शुगर जो कि हेपारिन के अंदर प्रेजेंट है, लाइक यहाँ पे भी आपके पास यही शुगर प्रेजेंट है, लेकिन आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो अमाइनो शुगर हेपारिन सल्फेट के अंदर प्रेजेंट होती है उसका जो सल्फेशन है, सल्फेट कंटेंट, ये डिफर कर सकता है। यानी हो सकता है कि इसकी 6 पोजीशन के ऊपर सल्फर अटैच ना हो, ये भी हो सकता है कि 3 पोजीशन के ऊपर सल्फर अटैच ना हो, ये भी हो सकता है कि जो सेकंड पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप के साथ सल्फर अटैच है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एन सल्फेटिक, वहां पे सल्फर की बजाय अमाइनो ग्रुप के साथ एसिटाइल ग्रुप अटैच हो। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि हेपारिन सल्फेट के अंदर सल्फेशन कंटेंट का डिफरेंस आ सकता है। ये हाईली सल्फेटेड भी हो सकते हैं और इनमें जो सल्फेट कंटेंट है वो लो भी हो सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसी पॉइंट को अब आपने माइंड में रखना है, और मैं अब आपको स्लाइड से इनके स्ट्रक्चर्स दिखा के इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि मैं क्या चीज आप लोगों को जो है वो इलेबोरेट करना चाह रही थी।
तो यू कैन सी हेयर कि मैंने जो आप लोगों के सामने पॉइंट रेज किया है उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा है कि आपके पास जो हेपारिन है, हेपारिन के अंदर योर फर्स्ट शुगर इज आइडोल्यूरोनिक एसिड, यूजुअली दिस आइडोल्यूरोनिक एसिड इज आल्सो सल्फेटेड एट कार्बन नंबर 2, तो हम इसे आइडोल्यूरोनिक एसिड 2 सल्फेट कहते हैं। सेकेंड कंपोनेंट ऑफ हेपारिन, ये सारा कुछ मैं हेपारिन के बारे में बता रही हूँ, हेपारिन सल्फेट के बारे में नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड कंपोनेंट आपके पास तो यहाँ पे होगा, दिस विल बी एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, और यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका जो एसिटाइलेटेड ग्लूकोज है उसकी भी फर्दर सल्फेशन हो गया, तो आप इसे कहेंगे एन सल्फेटेड 3 सल्फेटेड 6 सल्फेटेड ग्लूकोज अमाइन। क्लियर? और इनके दरमियान जब ग्लाइकोसिटिक लिंकेज बनेगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, तो आपके पास जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स विल बी हेपारिन। तो इन दोनों शुगर की आइडेंटिटी अभी मैंने आप लोगों को पेज की फाइल से बताई थी और अब मैं यहाँ पे पावर पॉइंट से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट आर दी केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ हेपारिन। फर्स्ट शुगर इज आइडोल्यूरोनिक एसिड एंड द सेकंड शुगर इज एन ग्लूकोज सल्फेटेड 3 सल्फेटेड एंड 6 सल्फेटेड ग्लूकोज अमाइन। The second is heparin sulfate. हेपारिन सल्फेट में मैंने पहली शुगर आपको बताई है ग्लूक्रोनिक एसिड, सेकेंड शुगर मैंने बताई है कि दिस इज एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, लेकिन यहाँ पे आपके पास वही वाली शुगर मैंने ड्रॉ की है जो कि आपने प्रीवियस स्ट्रक्चर में देखी है, लेकिन मैंने आप लोगों को ये चीज हाईलाइट की है कि इस केस में आपका जो सल्फेट कंटेंट है, अटैचमेंट ऑफ सल्फर, वो वेरी कर सकती है। यानी ये भी हो सकता है कि किसी शुगर के अंदर आपके पास बिल्कुल 0 सल्फेट हो, खाली का खाली आपके पास जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन है वो प्रेजेंट हो। ये भी हो सकता है कि सिर्फ सेकंड पोजीशन के ऊपर सल्फेट अटैच हो, सिर्फ थर्ड के ऊपर अटैच हो, या फिर सिर्फ सिक्स पोजीशन के ऊपर सल्फेट अटैच हो। यानी आपके पास जो हेपारिन सल्फेट है उसके अंदर नंबर ऑफ सल्फेट मॉलिक्यूल्स वेरी कर सकते हैं, उसकी डिग्री ऑफ सल्फोनेशन जो है वो वेरी कर सकती है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे अल्फा की बजाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड होगा। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि हेपारिन और हेपारिन सल्फेट के स्ट्रक्चर के अंदर किस चीज का डिफरेंस। तो डिफरेंस तो आपने देख लिया हेपारिन सल्फेट का। अब इसी डिफरेंस की बेस के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स इलेबोरेट करना चाह रही हूँ। लाइक आपके पास किसी भी कोर प्रोटीन के ऊपर अगर हेपारिन सल्फेट अटैच है तो उस हेपारिन सल्फेट की अटैचमेंट की वजह से किस तरह से जो है वो डिफरेंट लिगेंड्स इसके साथ आके इंटरेक्ट। अभी तक जो आपने प्रोटियोग्लाइसिन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, इस प्रोटियोग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में आपने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अगर आपके पास जो है वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर यू हैव अ कोर प्रोटीन, किसी भी सेल के सरफेस में आपके पास कोर प्रोटीन अवेलेबल है, इट मीन्स कि आपके पास फॉर एग्जांपल दिस इज अ मेम्ब्रेन और इस मेम्ब्रेन के ऊपर यू हैव अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अटैच्ड। प्रोटियोग्लाइकन के केस में हमने ये चीज ऑब्जर्व किया है कि हमारे पास जो प्रोटियोग्लाइकन हैं ये इस कोर प्रोटीन के ऊपर अगर एक स्पेसिफिक सीरीन अटैच है विच इज द पार्ट ऑफ सीरीन ग्लाइसिन एक्स एंड ग्लाइसिन, तो यहाँ पे आपके पास पहले एक टेट्रासैकराइड ब्रिज बनेगा जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रही हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ हेपारिन सल्फेट। लाइक हेपारिन सल्फेट की आपके पास ये पूरे का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, ये मैं यहाँ पे जो है वो इस तरह से हेपारिन सल्फेट को शो कर रही हूँ। हेपारिन सल्फेट का जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर देखा, आपको ये चीज पता चली है कि हेपारिन सल्फेट में आपके पास पहली शुगर ग्लूक्रोनिक एसिड होगी, सेकेंड शुगर आपके पास एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भी हो सकती है, ये भी हो सकता है कि आपके पास दोबारा से ग्लूक्रोनिक एसिड इसके साथ अटैच हो, अगेन आपके पास एन एसिटाइल ग्लूक्रोनिक एसिड हो, यानी कुछ रिपीट्स में आपका जो सेकेंड कंपोनेंट है उसमें सल्फेशन नहीं हुई, उसमें कोई भी सल्फेट ग्रुप अटैच नहीं हुआ। थोड़ा सा आगे जाके आप ऑब्जर्व करते हो कि अब आपके पास जो डायसैकराइड रिपीट हो रहा है उसमें जो आपके पास सेकेंड शुगर है उस सेकेंड शुगर के साथ अब सल्फेट ग्रुप अटैच होना शुरू हो गया। लाइक अब जो आपके पास शुगर आ रही है उसमें आपके पास एन सल्फेटेड 3 सल्फेटेड 6 सल्फेटेड ग्लूकोज अमाइन जो है वो प्रेजेंट है। यानी
स्टार्टिंग वाला जो पैच था इस हेपारिन सल्फेट का, ये जो बिल्कुल स्टार्ट पे है, यहाँ पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपके पास यहाँ पे रिपीट होने वाले डाइसैकेराइड में सल्फर प्रेजेंट नहीं थी, दे वर नॉट सल्फेटेड, जबकि आगे आपने ये चीज ऑब्जर्व किया कि सल्फर आना शुरू हो गया, इस डोमेन के अंदर सल्फर प्रेजेंट है। पॉइंट पिक कर रहे हैं, मैं क्या चीज बताना चाह रही हूँ? जी मैम। ओके, तो आपके पास जो कोर प्रोटीन है, उस कोर प्रोटीन के साथ अटैच जो हेपारिन सल्फेट है, उस हेपारिन सल्फेट के कुछ पोर्शन के ऊपर यू हैव द रीजन विच आर नॉट सल्फेटेड, बल्कि वहां पे कौन सा ग्रुप अटैच है? एसिटाइल ग्रुप अटैच है। इन डोमेन को हम कहते हैं एन ए डोमेन, which means N-acetylated domain. This is N-acetylated domain. और वो पोर्शन हेपारिन सल्फेट का वो पोर्शन जहां पे आपके पास हाईली सल्फेटेड रेसिड्यूज प्रेजेंट होंगे, इन डोमेन को हम कहते हैं NS डोमेन, यानी वो डोमेन जिसमें आपके पास क्या चीज प्रेजेंट है? सल्फर प्रेजेंट है। तो हेपारिन सल्फेट का इटसेल्फ जो स्ट्रक्चर है वो वेरी कर सकता है, क्योंकि कुछ पोर्शन के अंदर आपके पास एसिटाइल ग्रुप की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और इसी स्ट्रक्चर के कुछ पोर्शन के अंदर आपके पास सल्फेट ग्रुप की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। अब इसी पॉइंट को आप माइंड में रखते हुए जरा इस स्लाइड को एक बार जो है वो देखें। इसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि हेपारिन सल्फेट अटैच टू द कोर प्रोटीन हैव डिफरेंट डोमेन। Some domains, typically 3 to 8 disaccharide units long, have highly sulfated residues, and these domains are called as NS domains. Like यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर में जो पोर्शन आपको दिखाया गया है, this portion is highly sulfated part of the heparin sulfate. That's why इसे क्या कहा गया है? NS domain. और जो ग्रे कलर में आपको पोर्शन नजर आ रहा है, this portion is actually not sulfated. इसमें उतने सल्फेट ग्रुप नहीं है जितने प्रीवियस डोमेन में थे, बल्कि यहाँ पे एसिटाइलेटेड ग्रुप ज्यादा है। तो दिस ग्रे कलर डोमेन विल बी Na डोमेन। क्लियर हो गया? तो हेपारिन सल्फेट में आपके पास दो तरह के रीजन हैं, दो तरह की डोमेन्स हैं, सल्फेट रिच डोमेन्स एंड एसिटाइल रिच डोमेन। ओके, अब हम मूव करते हैं कि एक्चुअली ये जो सल्फेट और एसिटाइल ग्रुप्स हैं, ये इस तरह से डिफरेंटली क्यों अरेंज है? लाइक क्या इनकी इस तरह से अरेंजमेंट में भी कोई सिग्निफिकेंस है? यस, ये जो दो डोमेन्स है ये इनको फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। यानी जो आपके प्रोटियोग्लाइकन है, लाइक अगर मैं यहाँ पे पेंट फाइल से दोबारा इस चीज को रेफर करूँ, तो प्रोटियोग्लाइकन में आपके पास ये जो डोमेन्स हैं हेपारिन सल्फेट की, इन डोमेन्स के ऊपर डिफरेंट लाइगेंड्स आके अटैच करेंगे और ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिग्नल्स हैं वो सेल को कन्वे करेंगे। लाइक इस चीज को थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। Suppose we have a cell जिसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है अटैच है कोई हेपारिन सल्फेट। दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल जिसमें आपके पास कोई भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन अटैच है। इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के किसी पर्टिकुलर पोर्शन यानी पर्टिकुलर सी रिंग रेसिड्यू के ऊपर यू हैव अ अटैचमेंट ऑफ टेट्रासैकराइड ब्रिज, और टेट्रासैकराइड ब्रिज के बाद आपके पास जो है वो क्या चीज आना शुरू हो गया? हेपारिन सल्फेट। इस हेपारिन सल्फेट की दोनों डोमेन को मैं दो डिफरेंट कलर के साथ जो है वो यहाँ पे हाईलाइट करूँगी। NS डोमेन के लिए मैं यूज करूंगी दिस कलर, दिस इज फॉर NS डोमेन, और सेकेंड जो हमारे पास डोमेन है उसके लिए मैं ये ग्रे कलर या इस कलर को यूज करूँगी। सेकेंड डोमेन इज N एसिटाइलेटेड डोमेन। तो यू कैन सी कि आपके पास जो हेपारिन सल्फेट है उसमें अल्टरनेटिवली ये डोमेन रिपीट होंगे, यानी पहले आपके पास सल्फेटेड डोमेन अगर आ रही है, देन यू हैव एन एसिटाइलेटेड डोमेन एंड अगेन देयर विल बी अ सल्फेटेड डोमेन, व्हिच मींस कि आपके पास जो पूरे का पूरा प्रोटियोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है, उस प्रोटियोग्लाइकन के स्ट्रक्चर में जो ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन है, हेपारिन सल्फेट है, ये एक खास ऑर्डर में आ रहे हैं, यानी इनके एसिटाइलेटेड रीजन इकट्ठे हैं और इनके जो सल्फेटेड रीजन है वो इकट्ठे हैं। नाउ लेट्स सी कि ये सल्फेटेड, हाईली सल्फेटेड और हाईली एसिटाइलेटेड ग्रुप्स के यहाँ पे प्रेजेंट होने की सिग्निफिकेंस क्या है। लाइक ये आपके पास NS डोमेन है, यहाँ पे भी अगर ये NS डोमेन है
ये NS डोमेन जो है वो किस तरह से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन या फिर सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है कि ये जो प्रोटियोग्लाइकेन के कॉम्बिनेशन है ये कम्युनिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं। तो अब हमें ये भी देखना है कि ये किस तरह से कम्युनिकेशन करती है। अब हम इनकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। उसके अलावा हमने ये पढ़ा है कि ये सेल टू सेल एडहेजन में भी इन्वॉल्व। और तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बता रही हूँ कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन यानी एक सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट प्रोटीन लाइक दिस वन, यहाँ पे आपके पास ये वाली जो प्रोटीन है अपने अटैच ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की वजह से किसी दूसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। लाइक दिस इज द सेकंड प्रोटीन और इस प्रोटीन के दरमियान इंटरेक्शन इस मॉलिक्यूल की वजह से आ रही है। इसको हम कहते हैं कि आपके जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं उनमें प्रेजेंट ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स आर इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट डिस्कस करते हैं, स्लाइड से उस पॉइंट को देखते हैं और फिर उसको हम यहीं पे आके तो इन डिटेल स्टडी करते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या चीज एक्सप्लेन की जा रही है। सो NS डोमेन इंटरेक्ट विद द फॉरेन मॉलिक्यूल। प्रोटियोग्लाइकन्स में जो आपके पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स हैं उन ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन की NS डोमेन फॉरेन मॉलिक्यूल या लाइगेंड्स को रिस्पॉन्ड करती है, विच मीन्स कि ये बाइंड करेंगी और आपकी प्रोटीन की जो एक्टिविटी है उसको चेंज कर सकती है। तो NS डोमेन्स बाइंड स्पेसिफिकली टू द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन एंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और उनकी इंफॉर्मेशन सेल को कन्वे करती हैं या उस इंफॉर्मेशन के रिस्पॉन्स में जो है वो कोई फंक्शन परफॉर्म करती है। लाइक फर्स्ट मैकेनिज्म इज कंफर्मेशनल एक्टिवेशन ऑफ लाइगेंड बाय प्रोटियोग्लाइकन। इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से जो प्रोटियोग्लाइकन है वो फंक्शनल एक्टिवेशन के अंदर इन्वॉल्व है। सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर हेपरिन सरफेस विच इज अटैच्ड टू अ प्रोटीन। लाइक यहाँ पे आपके पास किसी किस्म की कोई प्रोटीन है, जैसे हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास जो सेल है इस सेल की सरफेस के ऊपर लाइक देयर इज अ प्रोटीन और प्रोटीन के साथ यहाँ पे टेट्रासैकराइड ब्रिज के बाद आपका ये हेपरिन सल्फेट अटैच है। इस हेपरिन सल्फेट में ग्रीन कलर की जो डोमेन्स दिखाई गई हैं दीज आर दी NS डोमेन और जो आपको यहाँ पे ग्रे कलर में डोमेन्स दिखाई जा रही हैं दीज आर दी एसिटाइलेटेड डोमेन। तो अब होता क्या है, प्रीवियसली आपके पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है एंटीथ्रोम्बिन। दिस इज एन एंटीथ्रोम्बिन मॉलिक्यूल which is present in the inactive conformation। बच्चों अभी इस चीज पे नहीं जाइएगा, सिर्फ आपको जो मैं बता रही हूँ पॉइंट इसको पिक कीजिएगा, उसके बाद में इसमें जो है वो लिंक डेवलप करती हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपकी किसी सेल की सरफेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहती हूँ कि दिस इज प्लेटलेट। प्लेटलेट सेल की सरफेस के ऊपर आपके पास ये खास एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रेजेंट थी और इस ट्रांसमेम्ब्रेन के साथ जो है वो एक प्रोटियोग्लाइकन अटैच है। दिस इज द ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच है विच मीन्स दिस इज द प्रोटियोग्लाइकन। नाउ देयर इज अ मॉलिक्यूल एंटीथ्रोम्बिन। ये मॉलिक्यूल जो है वो प्लाज्मा में पड़ा हुआ है और प्रीवियसली ये इनएक्टिव है। ये मॉलिक्यूल जब तक इनएक्टिव है इट मीन्स तब तक क्लॉटिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन जैसे ये मॉलिक्यूल एक्टिव होगा ये क्लॉटिंग के प्रोसेस को रोक देगा। नाउ क्वेश्चन इज कि एंटीथ्रोम्बिन ने क्लॉटिंग को किस तरह से रोकना है। पहले इस चीज को देख लिए कि आपने इससे पहले एक चीज पढ़ी है कि आपके पास देयर इज अ प्रोटीन, द नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज थ्रोम्बिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि थ्रोम्बिन एक्चुअली फिब्रिनोजिन को क्या करवाती है, एक्टिव करवाती है और उसको उसकी एक्टिव फॉर्म यानी फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है। इट मीन्स कि आपकी थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो जरूरी है। अगर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन को जाके इंटरेक्ट नहीं करेगी, उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी, तो फिब्रिनोजिन फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? बात फिक्स कर रहे हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ? ओके, इस पॉइंट से पहले रहिएगा कि आपके पास वेयर इज अ प्रोटीन थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है उसके साथ इंटरेक्ट करती है और इंटरेक्शन के बाद इस इनएक्टिव प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट करती है, एक्टिव प्रोटीन, एंड द नेम ऑफ दिस एक्टिव प्रोटीन इज फिब्रिन। अब अगर थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शन नहीं होती तो फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं होती।
प्लीज कीप वन थिंग इन योर माइंड कि आपके पास जो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन को फेवरेबल बनाने में एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है एंड द नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज फैक्टर XA. दिस फैक्टर इज फैक्टर XA. इट मीन्स कि अगर फैक्टर XA अवेलेबल है तो थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन बहुत एफिशिएंटली इंटरेक्ट करेंगी, बिकॉज ये मॉलिक्यूल का फंक्शन ही ये है कि इसने इन दो प्रोटीन्स के दरमियान इंटरेक्शन करवानी है. जितना ज्यादा फैक्टर XA होगा उतनी ही थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शन होगी और उतनी ही आपकी फिब्रिनोजिन अपनी इनएक्टिव फॉर्म को छोड़ के एक्टिव फॉर्म यानी फिब्रिन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. तो अगर किसी वजह से आपका ये जो फैक्टर XA है ये ब्लॉक हो जाता है या खत्म हो जाता है यहाँ से, तो क्लॉटिंग का प्रोसेस इफेक्ट होगा. जी मैम. यस मैम. अगर फैक्टर XA फिनिश हो गया या इनएक्टिव हो गया, ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब है कि फिब्रिनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज फिब्रिनोजिन अकेली जो है वो थ्रोम्बिन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती. तो इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप लोग जो है वो इस चीज को डिस्कस करेंगे. लाइक अब मैं दोबारा इस फिगर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एंड यू कैन सी कि किस तरह से आपका जो हेपारिन सल्फेट है ये एक्चुअली क्लॉटिंग के प्रोसेस को इनहिबिट करता है. ये जो प्रोटियोग्लाइकन है ये क्लॉटिंग के प्रोसेस को क्या करती है, इनहिबिट करती है. तो यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे देयर इज अ फैक्टर A जो कि प्रीवियसली अपनी एक्टिव कन्फर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है. अगर ये एक्टिव कन्फर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है इसका मतलब है कि ये थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शन करवा रहा है, और थ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन के दरमियान इंटरेक्शन करवाने का मतलब है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा फिब्रिनोजिन किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, फिब्रिन. और जितनी ज्यादा आपके पास फिब्रिन बन रही है उतना ही आपके पास ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस हो रहा है. लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर प्रोटियोग्लाइकन जो अटैच हैं, इन प्रोटियोग्लाइकन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये एंटी थ्रोम्बिन को बाइंड करते हैं. एंटी थ्रोम्बिन इज अ मॉलिक्यूल जो कि थ्रोम्बिन को भी इंटरेक्ट करता है, थ्रोम्बिन की भी एक्टिविटी को रोकता है और फैक्टर XA को भी इफेक्ट करता है. दिस एंटी थ्रोम्बिन इज प्रीवियसली इन इट्स इनएक्टिव फॉर्म. दिस कन्फर्मेशन इज इनएक्टिव कन्फर्मेशन विच मीन्स के ना तो इस कन्फर्मेशन के अंदर ये फैक्टर XA को रोक सकता है और ना ही ये थ्रोम्बिन को ब्लॉक कर सकता है. लेकिन जैसे ही आपका एंटी थ्रोम्बिन मॉलिक्यूल हेपारिन सल्फेट की NF डोमेन के साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर ये बाइंड किया है, तो बाइंडिंग ऑफ एंटी थ्रोम्बिन विद NF डोमेन ऑफ हेपारिन सल्फेट विल ब्रिंग अ कन्फर्मेशनल चेंज. कन्फर्मेशनल चेंज हम कहते हैं चेंज इन शेप. चेंज इन शेप. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यस, जैसे ही आपका एंटी थ्रोम्बिन NF डोमेन के साथ बाइंड किया इसने अपनी शेप चेंज की और अब ये उस शेप में आ गया जिस शेप में ये फैक्टर XA के साथ बाइंड कर सकते हैं. जब NF डोमेन के साथ ये अटैच नहीं था तो उस केस में एंटी थ्रोम्बिन और फैक्टर XA के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही थी, पॉसिबिलिटी नहीं थी, बिकॉज इनकी जो बाइंडिंग साइट था वो एक जैसी नहीं थी, बाइंडिंग साइट डिफरेंट थी. लेकिन जैसे ही प्रोटियोग्लाइकन्स में प्रेजेंट ये जो हेपारिन सल्फेट है इसकी NF डोमेन के साथ आपका ये मॉलिक्यूल अटैच होगा, इसकी अटैचमेंट की वजह से एंटी थ्रोम्बिन में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा विच मीन्स कि ये आपकी अपनी इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में चला जाएगा और एक्टिव फॉर्म में जाके ये फैक्टर XA को अपने साथ बाइंड करा लेगा. जितना ज्यादा फैक्टर XA यहाँ से निकल के एंटी थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करेगा इसका मतलब है उतना ही क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होगा, इफेक्ट होगा. तो दिस इज हाउ कि आपकी जो प्रोटीन्स हैं, ये जो प्रोटियोग्लाइकन्स हैं, इन प्रोटियोग्लाइकन्स की जो हेपारिन सल्फेट हैं या इनकी जो सल्फेटेड डोमेन्स हैं वो कन्फर्मेशनल चेंज लाके किसी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी को मॉड्यूलेट या चेंज कर सकती है. ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शनल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोटियोग्लाइकन, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रोटियोग्लाइकन्स आर एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर as well as the proteins. और इनमें जो आपकी sugars हैं, these are the glycosaminoglycans. These glycosaminoglycans are specifically heparin sulfate, which have different combination of domains, NF and NA domain. और usually heparin sulfate की जो NF domains हैं, वो different proteins या different molecules की activity को change करने का potential रखते हैं,
वन एग्जाम्पल इज द इंटरेक्शन ऑफ एंटी-थ्रोम्बिन एंड फैक्टर XA, कि आपकी जो NS डोमेन्स हैं वो एंटी-थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करके उसकी कंफर्मेशन को चेंज करती हैं। जितनी कंफर्मेशन चेंज होगी उतना ही एंटी-थ्रोम्बिन जो पहले फैक्टर XA के साथ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था वो उसके साथ बाइंड करेगा, और जितनी एंटी-थ्रोम्बिन और फैक्टर XA के दरमियान इंटरेक्शन होगी इसका मतलब है उतना ही क्लॉटिंग का प्रोसेस इनहिबिट होगा। तो अल्टीमेटली क्लॉटिंग को इनहिबिट करने के पीछे हेपारिन सल्फेट इन्वॉल्व है, ठीक है। और कौन से हेपारिन सल्फेट? दोज हेपारिन सल्फेट विच आर द पार्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकेन। तो ये हमारे पास एक फंक्शनल सिग्निफिकेंस आ गई प्रोटियोग्लाइकेन। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज enhanced protein-protein interaction after binding to the NS domain. अभी आप लोगों के सामने मैंने एक चीज डिस्कस की है कि जो आपके पास एंटी-थ्रोम्बिन है, ये एंटी-थ्रोम्बिन सिर्फ फैक्टर XA के साथ बाइंड नहीं करती बल्कि ये थ्रोम्बिन को भी रोकती है, थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को भी मॉड्यूलेट करती है। इट मीन्स कि आपके पास जो फैक्टर XA है, इस फैक्टर XA के दो काम हैं। फैक्टर XA एक तरफ तो आपके पास जो है एंटी-थ्रोम्बिन की दो एक्टिविटीज हैं। एक एक्टिविटी इसकी क्या है कि इसमें फैक्टर XA के साथ बाइंड करना है, और बाइंडिंग तभी होगी जब इसकी कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, और कन्फर्मेशनल चेंज तभी आता है जब ये NS डोमेन के साथ बाइंड करता है। So after binding to the NS domain of the proteoglycan, antithrombin will be activated, and this activation of antithrombin will enhance the interaction between antithrombin and factor XA, जिसकी वजह से क्लॉटिंग क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। सेकेंड मैकेनिज्म, क्लॉटिंग को रोकने का एक दूसरा मैकेनिज्म भी है। उस मैकेनिज्म में एंटी-थ्रोम्बिन फैक्टर XA की बजाय थ्रोम्बिन को जाके अपने साथ बाइंड करा लेते हैं। तो दोनों केसेस में आपके पास एक ही तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा, लेकिन इसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। एक मैकेनिज्म में आपका एंटी-थ्रोम्बिन जाके फैक्टर XA के साथ बाइंड कर जाता है, और दूसरे मैकेनिज्म में आपका जो एंटी-थ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन को रिस्पॉन्स देती है। तो हाउ दिस सेकेंड मैकेनिज्म विल वर्क, इस चीज को देखते हैं। यू कैन सी है कि आपके पास यहाँ पे भी, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बताया कि आपके पास कोई सेल है, सेल की सरफेस पे यू हैव अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन के 3 रिंग के साथ टेट्रासैकराइड ब्रिज है, और टेट्रासैकराइड ब्रिज के बाद ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स अटैच है। These glycosaminoglycans have different domains. One domain is NS domain and the second domain is NA domain. NS domain के ऊपर आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि एंटी-थ्रोम्बिन आके बाइंड किया और एंटी-थ्रोम्बिन की कंफर्मेशन चेंज हो गई है। जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा था कि एंटी-थ्रोम्बिन इस कंफर्मेशन के अंदर प्रेजेंट है। जब तक एंटी-थ्रोम्बिन इस कंफर्मेशन में प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ना तो ये फैक्टर XA को रिस्पॉन्ड कर सकता है, इसको भी रिस्पॉन्स नहीं कर सकता, और ना ही ये थ्रोम्बिन को रिस्पॉन्स कर सकता है। इट मीन्स कि आपकी NS डोमेन से अटैचमेंट से पहले एंटी-थ्रोम्बिन बिल्कुल इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही NS डोमेन के साथ एंटी-थ्रोम्बिन अटैच होगा, इसकी कंफर्मेशन चेंज होगी। कंफर्मेशन चेंज होने के बाद ये दो तरह के मैकेनिज्म से क्लॉटिंग को रोक सकता है, या तो फैक्टर XA के साथ बाइंड करके क्लॉटिंग को इनहिबिट करेगा, या फिर थ्रोम्बिन के साथ बाइंड करके क्लॉटिंग को इनहिबिट करेगा। फैक्टर XA के साथ बाइंडिंग हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं। Second mechanism is the protein-protein interaction between NS domain and thrombin. You can see कि NS domain के साथ जब एंटी-थ्रोम्बिन बाइंड करता है, इसमें तो कंफर्मेशनल चेंज आ गई। सेकेंडली, समटाइम्स आपका जो थ्रोम्बिन है, यानी जो सेकेंड प्रोटीन है, ये भी NS डोमेन के साथ बाइंड कर जाती है। यू कैन सी है कि आपकी एक NS डोमेन एंटी-थ्रोम्बिन में ऑक्यूपाई की है, और जो सेकेंड NS डोमेन है इसके ऊपर थ्रोम्बिन बाइंड की है। So after binding to the adjacent NS domains of a proteoglycan, there will be the increased protein-protein interaction between this protein and its inhibitor protein, between thrombin as well as antithrombin. तो जितना थ्रोम्बिन और एंटीथ्रोम्बिन के दरमियान इंटरेक्शन होगी, इसका मतलब है उतनी ही क्लॉटिंग इनहिबिट होगी, बिकॉज नाउ thrombin is not available to activate the fibrinogen into its active form fibrin. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. So after second mechanism हमें ये चीज पता चल गई कि sometimes proteoglycans प्रोटीन इंटरेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो बातें जो हम लोगों ने ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन्स को स्टार्ट करते हुए डिस्कस की थी, अब हम उनको विद एग्जांपल्स विद प्रूफ देख रहे हैं कि वाकई आपके पास ये जो प्रोटियोग्लाइकेन्स है, ये प्रोटीन इंटरेक्शन को भी इनहांस करते हैं। थर्ड मैकेनिज्म आप देख लेते हैं, जिसमें अगेन इसकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस को ही हाईलाइट किया गया है।
एंड यू कैन सी हियर कि आपके पास समटाइम्स होता क्या है, यू हैव अ प्रोटियोग्लाइकन जस्ट राइट हियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस पोर्शन ये वाला, इसमें आपके पास ये कोर प्रोटीन है, दिस इज कोर प्रोटीन एंड दिस कोर प्रोटीन इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। कोर प्रोटीन के साथ टेट्रासेक्राइड ब्रिज के बाद ये आपके पास जो है वो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन अटैच है एंड दिस ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन इज हेपारिन सल्फेट, जिसकी दो डोमेन है, जिसमें से ग्रीन कलर की जो डोमेन है दिस डोमेन इज रेफरिंग टू द एनएस डोमेन, दिस इज एक्चुअली एनएस डोमेन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो ग्रे कलर का पोर्शन है दिस इज एक्चुअली एनए डोमेन। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपके पास यस, जैसे मैं अभी बता रही थी कि आपके पास यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज द कोर प्रोटीन एंड दिस इज हेपारिन सल्फेट, जिसकी ये जो ग्रीन कलर की डोमेन है दिस इज हाईली सल्फेटेड डोमेन, और एनएस डोमेन, और यहाँ पे जो ग्रे कलर की डोमेन है ये एक्चुअली आपके पास कौन सी डोमेन है, एसिटाइलेटेड डोमेन। समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास कोई रिसेप्टर जो कि सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इस रिसेप्टर का जो लिगेंड मॉलिक्यूल है उस लिगेंड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, लिगेंड की क्वांटिटी या लिगेंड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा लो होगी। अगर लिगेंड की कंसंट्रेशन लो है इट मीन्स कि आपके पास चांसेस हैं कि रिसेप्टर के साथ वो बाइंड ना करे और बॉडी में कहीं और डिफ्यूज हो जाए, यानी नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शंस अगर हो गई तो आपका वो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज लिगेंड ऑलरेडी लो क्वांटिटी में था, और नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब ये है कि आपके स्पेसिफिक सेल के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर के ऊपर वो आके बाइंड नहीं किया, बल्कि किसी दूसरे सेल के ऊपर जाके बाइंड कर दिया। तो इस चीज को रोकने के लिए समटाइम्स ऐसा होता है कि ऐसे लिगेंड्स जिनकी क्वांटिटी बॉडी के अंदर लो होती है, जिन सेल्स के ऊपर जाके इन्होंने बाइंड करना होता है, वो सेल अपने ऊपर एक खास किस्म का प्रोटियोग्लाइकन बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रोटियोग्लाइकन बनेगा, इस प्रोटियोग्लाइकन की जो एनएस डोमेन है, इस डोमेन के पास ये प्रॉपर्टी है कि एट अ टाइम ये रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकती है और लिगेंड के साथ भी। यू कैन सी हियर कि एक तरफ आपके पास इस एनएस डोमेन के ऊपर आपका रिसेप्टर अटैच है, दिस इज रिसेप्टर, और दूसरी तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो इसी एनएस डोमेन के साथ आपका लिगेंड मॉलिक्यूल भी अटैच है। तो होगा क्या कि बॉडी में बाकी जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, क्योंकि वो सेल्स अपने सरफेस के ऊपर इस पर्टिकुलर प्रोटियोग्लाइकन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो आपका ये जो लिगेंड मॉलिक्यूल है ये उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ उसी सेल के ऊपर जाएगा जिसने अपने सरफेस के ऊपर इस प्रोटियोग्लाइकन को बना के रिसेप्टर और प्रोटीन के दरमियान, रिसेप्टर और लिगेंड के दरमियान इंटरेक्शन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो को रिसेप्टर समटाइम्स इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है ना, जिसमें आपके पास जो है वो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल रिसेप्टर और प्रोटीन के दरमियान इंटरेक्शन करवाने में यूज होता है, इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल को हम कहते हैं को रिसेप्टर। यानी ये रिसेप्टर को हेल्प करता है कि वो लो क्वांटिटी में प्रेजेंट लिगेंड के साथ बाइंड कर सके और केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कर सके। तो एनएस डोमेन इंटरेक्ट विद बोथ फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एंड इट्स रिसेप्टर, यानी ये जो आपके पास ग्रोथ फैक्टर है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, उसके साथ भी इंटरेक्ट कर रही हैं और उसके रिसेप्टर के साथ भी इंटरेक्ट कर रही हैं, और इन बाइंडिंग की वजह से आपके दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, और इवन लो कंसंट्रेशन के ऊपर भी, लिगेंड की थोड़ी क्वांटिटी के ऊपर भी आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो बड़ा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आपके पास लो कंसंट्रेशन के ऊपर भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। गुड, तो अब हम एक लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो क्विज को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज ये चाह रही हूँ कि आपके पास जो है ना कम से कम ग्लाइकोज अमाइनो प्रोटियोग्लाइकन की जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है ना वो कंप्लीट हो। ओके, द लास्ट पॉइंट इज अबाउट सेल सरफेस अटैचमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एंजाइम। बच्चों आप लोगों ने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा होगा कि देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच आर द इंट्रासेलुलर एंजाइम्स, व्हिच मींस कि ये सेल के अंदर होते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स में कुछ एंजाइम साइटोसोल में होते हैं, इसलिए हम उनको साइटोसोलिक कहते हैं, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, उनको माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स कहते हैं,
इसी तरह से जिस ऑर्गेनेली में जो एंजाइम होता है हम उस तरह से उसको डिवाइड कर देते हैं। सम एंजाइम्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि या तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में रिलीज होते हैं, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये सेल की सरफेस पे जो बाहर वाली साइड है वहां पे अटैच होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स या तो सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो साइटोसोलिक साइड पे अटैच नहीं होंगे बल्कि इस साइड के ऊपर अटैच होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वाली साइड पे। या तो इधर अटैच होंगे, और अगर अटैच नहीं है तो फ्री फॉर्म में जो है वो रिलीज हुए होंगे। आपके पास एक एग्जांपल मैं इस एंजाइम की डिस्कस करती हूँ, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज लिपोप्रोटीन लाइपेज। ये लिपोप्रोटीन लाइपेज जो है ये खास किस्म के सेल्स हैं और उन सेल्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। लाइक मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं कि दिस इज अ स्पेसिफिक सेल, और इस सेल को अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसकी सरफेस के ऊपर एक एंजाइम है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज लिपोप्रोटीन लाइपेज। What is the function of this cell? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास अगर मसल सेल है तो आपको पता है कि हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू के अंदर फैट स्टोर होते हैं, और जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की क्वांटिटी कम होती है तो ब्लड जो है वो फैट को लेके इन सेल्स तक आती है। अगर आप फैट की बात करें तो फैट का द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल, ये आपके पास ग्लिसरॉल है जिसमें 3 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इनको मैं 3 सर्कल से रिप्रेजेंट करें, और हर एक कार्बन एटम के ऊपर एक फैटी एसिड अटैच होता है। लाइक अगर यहाँ पे मैं इस तरह से फैटी एसिड की हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट करूँ, आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा। दीज आर दी ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, विच मीन्स कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अटैच है। ये जो एंजाइम है लिपोप्रोटीन लाइपेज जो कि सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, ये एक तरह का आप कह लें कि गेट कीपर एंजाइम है। गेट कीपर मैं इसे इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इसने एक ट्राइएसाइल ग्लिसराइड मॉलिक्यूल को देखना है, TAG। ये मॉलिक्यूल लेके कौन आ रहा है? ब्लड वेसल। यहाँ पे मैं ब्लड वेसल ड्रॉ कर देती हूँ। इन द केस ऑफ स्टारवेशन आपकी जो ब्लड वेसल है वो एडिपोज टिश्यूज से ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को उठाती हैं और लेके आ रही है मसल सेल पर। अब ये ब्लड जब मसल सेल के पास आया है तो यहाँ पे एक एंजाइम पड़ा हुआ है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज लिपोप्रोटीन लाइपेज। और ये एंजाइम कहता है कि मैंने पूरे के पूरे ट्राइएसाइल ग्लिसराइड को मसल सेल में नहीं जाने देना, मुझे ग्लिसरॉल के साथ कोई कंसर्न नहीं है, मुझे सिर्फ फैटी एसिड चाहिए। तो इस एंजाइम का फंक्शन क्या है? दिस एंजाइम विल ब्रेक द बॉन्ड, ईस्टर बॉन्ड बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। लाइक यहाँ पे आपके पास ये बॉन्ड ये ब्रेक करेगा और सिर्फ फैटी एसिड को जो है वो सेल के अंदर अलाउ करेगा। आफ्टर ब्रेकेज आपके पास ये एक फैटी एसिड रिलीज होगा, ये सेल के अंदर चला जाएगा। सिमिलरली आपका ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है, ये सेकंड मॉलिक्यूल के दरमियान भी जो यहाँ पे बॉन्ड है बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, उस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपका जो सेकंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल है वो भी सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा, तो आपके पास जो लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है इसका फंक्शन क्या है कि ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉइड में से सिर्फ और सिर्फ फैटी एसिड को सेल के अंदर जाने की परमिशन देता है, और फैटी एसिड के अलावा जो ग्लिसरॉल है, दीज आर दी फैटी एसिड, जो ग्लिसरॉल है वो सेल से बाहर ही रहेगा। जी बच्चों, ये चीज क्लियर हुई? यस मैम। ओके, अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है ये सेल की सरफेस के साथ अटैच कैसे रहता है। ये तो मैंने बता दिया ना कि ये यहाँ पे अटैच है, सेल की सरफेस के साथ अटैच है, लेकिन इसकी अटैचमेंट साइट देखते हैं कि क्या इसको अटैच करवाने के लिए कहीं जो प्रोटियोग्लाइकेंस है उनका इंपॉर्टेंट रोल तो नहीं है। तो वी कैन सी हियर इन दिस पिक्चर कि आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल है। ये आपके पास एक सेल है और इसकी सरफेस के ऊपर यू हैव अ ट्रांसमेम्ब्रेन, दिस इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के सीरीन के साथ टेट्रासैकराइड ब्रिज एंड देन देयर इज अ हेपारिन सल्फेट मॉलिक्यूल। अगेन यहाँ पे हेपारिन सल्फेट है, ठीक है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन। इसकी अगेन 2 डोमेन्स हैं, NS डोमेन एंड NA डोमेन। और अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस देखे हैं उसमें हमने ये चीज देखी है कि NS डोमेन फंक्शनली इंपॉर्टेंट, NA डोमेन्स का जो है वो अभी तक हमने किसी फंक्शन में रोल नहीं देखा, बल्कि वो सिर्फ स्ट्रक्चर को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
जबकि जो फंक्शनली इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ NS डोमेन्स हैं। तो यू कैन सी कि आपका ये जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है एक्चुअली ये इन NS डोमेन के साथ अटैच होता है, ये अकेला प्रेजेंट नहीं होता। सेल की सरफेस पे की अटैचमेंट के लिए दीज NS डोमेन्स आर हाईली इंपॉर्टेंट। So we can conclude that high density after negative charge in heparin sulfate. इनकी सल्फेटेड डोमेन के ऊपर सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है इन सल्फेटेड डोमेन का एक्चुअली ये लिपोप्रोटीन लाइपेज में प्रेजेंट जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोटीन और प्रोटीन के अंदर कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हेपारिन सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटीन के ऊपर वी हैव पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। तो इनके दरमियान जो आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, इन आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से आपका जो लिपोप्रोटीन लाइपेज है वो सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है और सेल की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होने के बाद ये इस बायोलॉजिकल पाथवे के अंदर इन्वॉल्व है। स्लाइड के अंदर इस पाथवे को बताने का मकसद सिर्फ आप लोगों को इस लिपोप्रोटीन लाइपेज का फंक्शन बताना था। इस पाथवे को लेके कंफ्यूज नहीं होना या इसको आपने लर्न करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि अपने माइंड के अंदर इस चीज को क्लियर करना है कि व्हाट इज द फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो यू कैन सी हियर कि आप चाहे डाइट से कोई ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स लेते हैं या आपके पास जो है वो एडिपोज टिश्यू से आते हैं, किसी भी तरह से आने वाले जो फैट्स हैं उन फैट्स को लिपोप्रोटीन लाइपेज प्रोसेस करेगा, उनमें से ग्लिसरॉल को निकाल देगा और सिर्फ फैटी एसिड को सेल के अंदर जाने देगा। दीज आर दी FFA व्हिच मींस फ्री फैटी एसिड। फ्री फैटी एसिड मींस फैटी एसिड विदाउट एनी ईस्टर बॉन्ड, यानी ये ग्लिसरॉल के साथ अटैच नहीं है बल्कि फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अगेन यहाँ पे भी मैंने इस पिक्चर के थ्रू लिपोप्रोटीन लाइपेज का जो फंक्शन है इस फंक्शन को हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो इसको भी एक बार जो है वो आपने देख लेना है और रखना है। The next point is proteoglycan aggregate. बच्चों इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं फिर क्या क्या